नाजरीन, न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क की जानब से आपको खुशामदीद। आज हमारी ये खुशकिस्मती है कि मुल्क के नामवर तरीक दान, तरीके शनाख्त के बानी महराज खालिद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, ताकि वो आपको तफसील के साथ अपनी ज़िंदगी, अपने मकासद और जो उन्होंने तकरीबन वो बताएंगे कि कितनी किताबें हैं, वो खुद भी बता सकते हैं। फिर मैं हमारे साथ जो डॉक्टर अख्तर अंजली साहब हैं, आपके जाने पहचाने डॉक्टर साहब, MBBS डॉक्टर होने के साथ साथ एक दानश्वर और मदब्बर भी हैं। तो आइए हम देखते हैं महराज खालिद साहब का इंट्रो। एजुकेशन मुंतखब हुए, तब उन्होंने इस शो आज़म महराज का ताल्लुक रियल एस्टेट के शोबे से है। वो 1997 में डिफेंस क्लिफ्टन स्टेट एजेंट एसोसिएशन के पहले सेक्रेटरी एजुकेशन मुंतखब हुए, तब उन्होंने इस शोबे में नए रुझानात मुतारिफ करवाए। पाकिस्तान में पहली बार रियल एस्टेट की रस्मी पेशावराना तालीम पर काम किया, मुतअद्दिद सेमिनार और वर्कशॉप करवाए और पाकिस्तान में इस मौजू पर पहली 2 कुतुब मैं तो स्टेट एजेंट हो गया और पाकिस्तान में रियल एस्टेट का कारोबार लिखी। रियल एस्टेट के शोबे में पहली दफ़ा MBA प्रोग्राम शुरू किया, रियल एस्टेट पर मुतअद्दिद कोर्सेज करवाए। इस मौजू पर इनके मज़ामीन मुख्तलिफ अखबारात में छपते रहते हैं। अपनी पेशा वराना मसरूफियात के साथ वो एक अहम समाजी मसले पाकिस्तानी मसीही नौजवानों की अपने माशरे से बेगानगी की वजूहात खोजने और इसके सद्देबाब के लिए वो महराज मेमोरियल सोशल अवेयरनेस एजुकेशनल प्रोग्राम पाकिस्तान, जो अब तहरीक शनाख्त का रूप धार चुका है, के बैनर तले कोशां हैं। ये फ़िक्री तहरीक पाकिस्तानी मसीहों की धरती से निस्बत आज़ादी हिंद, क़याम, तामीर और दिफाए पाकिस्तान में इनके अजदाद और मौजूदा नस्लों के शानदार किरदार के ज़रिए मसीहों की पाकिस्तानी माशरे में काबिल फ़ख्र शनाख्त को उजागर करने की तहरीक है। इस तहरीक की बुनियाद इस ख्याल पर है कि कोई फ़र्द या कम्युनिटी किसी भी ऐसे माशरे में तरक्की नहीं कर सकते जिसे वो जानते ना हों, ना अपना मानते हों। वो इस पैगाम को फैला रहे हैं, पाकिस्तानी मसीहों, मारूजी हालात को मद्देनज़र रखते हुए तुम्हें अपने आबा की सरजमीन पर दरपेश हालात, दस्तयाब मौक़ों, अपनी कमज़ोरियों और तवानाइयों के सही तखमीने के साथ धरती से अपनी निस्बत और अपनी इस शानदार शनाख्त की विरासत को जानकर इस माशरे में फ़ख्र और शान से जीना है। गो के हालात, वाक़यात और रवैये बाज़ औक़ात इम्तहान लेते हैं, इनसे दिल बर्दाश्ता होकर अपनी इस काबिल फ़ख्र शनाख्त को कुर्बान नहीं किया जा सकता। इस तहरीक के अगराज़ व मकासद के हुसूल के लिए दीगर इक़दामात, मसलन नौजवानों और मजहबी, समाजी, सियासी कारकुनों से फ़िक्री नशिस्तें मुनक़्क़द की जाती हैं, जिनमें इसी इज्तमाई खुद आगाही, खुद शनासी के साथ खुद इन्हिसारी को अपनाने पर जोर दिया जाता है। इन फ़िक्री नशिस्तों में इस सबक को दोहराया जाता है कि तुम इस धरती के बच्चे हो, आज़ादी की जंग में तुम्हारे अजदाद कायद के हमराही थे, तुम वतन के सिपाही हो, कौम के मेमार हो, काबिल फ़ख्र, काबिल दीद हो, मुहाफ़िज़, गाज़ी और शहीद हो, शहदा के वारिस हो, हैदरान के साथी हो, हिलाल जुरत के इस्तारे हो, जुरत के सितारे हो, बसालत के निशान हो और सबसे बढ़कर इस सब्ज़ व सफ़ेद परचम की शान हो। लिहाजा पाकिस्तानी मसीहों, धरती से अपनी निस्बत, अपने इस वर्से और शान, पहचान और शनाख्त को अपनी रूहों में उतार लो और अपने आबा की सरजमीन पर फ़ख्र से जियो। नीज़ इस मकसद के हुसूल के लिए उन्होंने 11 कुतुब भी लिखी हैं। धरती जाए क्यों पर आए, शनाख्तनामा, सब्ज़ सफ़ेद हलाली परचम के मुहाफ़िज़ शहदा, शहदाए वतन, शान सब्ज़ सफ़ेद, 24 चिराग, हैदरान के मसीही साथी, अफ़वाज पाकिस्तान के मकामी मसीही जर्नैल, कई ख़त एक मतन, स्टोरी ऑफ 2 लेटर्स, पाकिस्तान के मसीही मेमार। इन कुतुब में भी मसीहों की इसी शनाख्त को उजागर करने के साथ पाकिस्तानी मसीहों को पाकिस्तानी मुआशरे में दरपेश मसाइल, दस्तयाब मौक़ों और इनकी कमज़ोरियों के साथ तवानाइयों को भी हक़ाइक़ व दादो शुमार के साथ उजागर किया गया है। इस फ़िक्री तहरीक का ना कोई मजहबी सियासी एजेंडा है और ना ही ये कोई NGOs है। ये सिर्फ इज्तमाई खुदशनासी की एक आगाही मुहिम है और इस तहरीक का कोई इंतज़ामी ढांचा भी नहीं है और दुनिया भर में फैले इसके रज़ाकार इस फ़िक्र को अपनी समाजी, माशरती और माशी हैसियत के मुताबिक फैलाने में इस यकीन से हिस्सा लेते हैं
कि ये फ़िक्री तहरीक पाकिस्तानी मसीहों के लिए पाकिस्तानी मुआशरे में फ़िक्री, शऊरी, तालीमी, मुआशी, समाजी, माशरती, इल्मी, तहज़ीबी, मजहबी और सियासी तरक्की की राहें हमवार करेगी। इस फ़िक्री तहरीक से पाकिस्तानी मुआशरे में माशरती और मजहबी हम आहंगी की फ़िज़ा कायम करने में भी बड़ी मदद मिल रही है। महाराज साहब कैसे हैं, कैसे मजाज हैं आपके? जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं खैरियत से हूँ, खुदावंद का बहुत शुक्र है। डॉक्टर साहब आप आगाज कीजिएगा, फिर हम भी आपके सफर में जो है शामिल होते हैं। जी तो डॉक्टर साहब आपको आजम महाराज साहब आपको कैसा लगा आज हमारे साथ शामिल होकर? देखें, बाज लोगों को मिलकर ऐसे लगता है जैसे किसी शख्स से मिलते हैं, बाज लोगों को मिलकर ऐसे लगता है जैसे किसी अंजुमन में दाखिल हो जाते हैं, और महाराज साहब से मिलकर ऐसे लगता है जैसे आज मैं किसी यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ हूँ। उनकी जिंदगी के इतने पहलू हैं, इतनी उनकी खिदमत है कि ये बहुत एक अजीबो-गरीब समझ लें कि एक तासुर है मेरे दिल में, मेरे ज़हन में। मुझे वाक़ई ऐसे लग रहा है एज़ आई हैव एंटर्ड समथिंग दैट इज़ वेरी बिग, समथिंग ग्रेट टू एक्सप्लोर एंड लर्न फ्रॉम। मैं सोचता हूँ मैं आज फिर एक तालिब इल्म हूँ, और मुझे उम्मीद है कि हम सब मिलकर आज़म मराज साहब की शख्सियत से बहुत कुछ सीखेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, मोहब्बत है आपकी, इतने अच्छे अल्फाज में याद आपने की है। खुदा करे कि मैं आपकी उम्मीद पे पूरा उतरूँ, हमारी ये गुफ्तगू इससे कुछ फायदा पहुंचे आपके नाज़रीन को। देखिए शमसन साहब, अगर इजाज़त हो तो मैं बात का आगाज़ करूं आज़म साहब के साथ। डॉक्टर मैं साहब पहले आपके कोर्ट में इस वक्त बॉल है, अच्छा, तो छक्का लगाइएगा। मेहरबानी सर, मेहरबानी, थैंक यू। आज़म साहब, मैंने आपकी किताब द नेग्लेक्टेड क्रिश्चियन चिल्ड्रन ऑफ इंडस पढ़ी जब, तो गलबन फरवरी 2019 में मैंने उसका एक बुक रिव्यू भी लिखा, जो इंटरनेट पर अब भी मौजूद है और मेरे अपनी वेबसाइट पे मौजूद है। उसको दी माइनॉरिटीज व्यू ने शाया भी किया। जब मैंने उस किताब को पढ़ा तो मुझे आपकी जिंदगी के बहुत से और आपकी शख्सियत के बहुत से पहलू नजर आए। तो एक पहलू जिसका मैं सबसे पहले जिक्र करना चाहता हूँ, और जो बाकी किताब के लिहाज से हैरान कुन भी था, क्योंकि मैंने जब किताब पढ़ी तो वो उसका इंग्लिश तर्जुमा था। उसमें शायरी का बड़ा खूबसूरत इंतखाब था। उर्दू की शायरी, बेशक वो रोमन इंग्लिश में लिखी हुई थी, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल ऐसे जैसे खाने की मेज पर फूलों के गुलदस्ते कहीं पड़े होते हैं। बेशक वो खाने का हिस्सा तो नहीं होते, लेकिन वो टेबल को बड़ा खूबसूरत बना देते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे याद है, आपने मुख्तार आलम साहब का एक शेर बीच में कोट किया था, लेके रब दा नाम करो जहालत आम, लोकी पढ़न हयात ते तुसी पढ़ो कलाम। इसी तरह से एक और शेर था, मेरी कौम की जो वजह अफलास है मेरी अशरफिया की, वो जरिया मुआश है। कतील शफाई का यही एक पहचान थी अपनी, इस पहचान से पहले भी पाकिस्तान का शहरी था मैं, पाकिस्तान से पहले भी। तो ये आपकी जो एक रिसर्च है, इसका ताल्लुक मिलिट्री हिस्ट्री के साथ है, सोशियोलॉजी के साथ है,
क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ है। इसमें मुझे ज़रा थोड़ा सा ये बताइए कि ये उर्दू और पंजाबी की शायरी में इतना खूबसूरत आपका जो इंतखाब है और आपका ये जो ज़ौक़ है, ये कैसे बना? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। फिर जैसे सैमसन साहब अभी प्रोग्राम के ऑन एयर जाने से पहले बता रहे थे कि आप क्योंकि खुद अदब दोस्त, इंसान दोस्त आदमी है, तो आपको हर बंदा अच्छा लगता है और ये अच्छे लोगों की निशानी है। डॉक्टर साहब मेरे लिए, मैंने आपको इत्तेफाक हुआ है मेरी एक ही किताब पढ़ने का, जो कि इन 11 किताबों की तहरीक शनाख्त के अगराज़ व मकासद के लिए लिखी गई 11 किताबों में से पहली किताब है, जो कि आपकी फील्ड के मुताबिक डायग्नोस्टिक है पाकिस्तानी मसीही नौजवान की पाकिस्तानी मुआशरे से बेगानगी का, कि ये बेगानगी क्यों है। ये एक ऑब्जर्वेशन थी, मेरी जिंदगी का मुशाहिदा था, और इस पे फिर ये थीसिस बिल्ड हुआ कि आप किसी ऐसी सोसाइटी में कैसे ग्रो कर सकते हैं जिसको आप जानते ना हो और अपना ही ना मानते हो। तो दिस वाज बेसिकली डायग्नोस्टिक ऑफ एलियनेशन ऑफ पाकिस्तानी क्रिश्चियन टुवर्ड्स पाकिस्तानी सोसाइटी, जो कि जिसका ओरिजिनल था धरती जाए क्यों पराए। अब मैंने कभी भी, जब मैं पाकिस्तान के जो नामवर दानिश्वर शोरा हजरात या एंकर पर्सन या जो राय आमा तैयार करने वाले लोग हैं, पॉलिसी मेकर, रियासती अदारे के लोग, मैं जब भी अपनी कुतब उनको भेजता हूँ ना, तो मैं लिख के भेजता हूँ साथ कि इन कुतब को कभी भी अदब इल्म पे मत परखिएगा, इसको इस मकसद के साथ जोड़ के परखिएगा। और मुनीर न्याजी हैं, कहीं कहीं ख्वाजा मुख्तार आलम है, वो मौके के मुताबिक के शायर का ये हुस्न होता है कि वो जो किताब आप 1000 सफ़े में आप बात नहीं बयान कर पाते, शायर उसको 2 लाइनों में बयान कर देता है। तो बस वो जहां मुझे लगा कि ये इसके मुताबिक है, वो वहां मैंने उसको डाल दिया। आपको पसंद आया, आपका शुक्रिया। लेकिन मेरे लिए बेसिकली ये अभी भी बगैर किसी आप समझें कि जो एक रवायती इंतसारी, उससे हटकर मेरे लिए ये इल्म और अदब कभी भी नहीं रहा। मेरे लिए एक मकसद है कि किसी तरह मुआशरती बेगानगी इस पाकिस्तानी मसीही नौजवान की दूर हो और वो इस सोसाइटी में एक्सेल करे, और उसको फिर मैंने अदाद व शुमार के साथ मुख्तलिफ फिलॉसफीज दे के उसके साथ साबित करने की कोशिश की है कि इसके बगैर कोई चारा नहीं। जी, आज़म साहब, आपने बड़ा खूबसूरत जवाब तश्कील दिया है कि शायरी चूँकि हमारे वतन का, हमारी तहजीब का, हमारे तमद्दन का एक हिस्सा है। तो एक और शेर आपकी सिलेक्शन में से मैं पढ़ने के बाद फिर मैं दूसरी तरफ बात लेके जाऊंगा, दूसरे पहलू की तरफ। जॉन एलिया का आपने एक बड़ा खूबसूरत शेर अपनी किताब में किया है कोट, जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ, जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ, मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। देखें आजम भाई, बात ये है कि हमारे लोग जो दानिश्वर कहलाना चाहते हैं पाकिस्तान में, उनका अलमिया ये है, क्योंकि वो थोड़ा सा हटके, बल्कि बहुत ज्यादा हटके सोसाइटी से बात करते हैं, तो इसलिए बाज़-औक़ात उन्हें लोग फसादी समझते हैं या गर्दाने जाते हैं। आपके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब से पाकिस्तान बना है, हमारा एक क्रिश्चियंस का महबूब टॉपिक रहा है, और उस पर कई किताबें हैं, मैं बहुत से नाम ले सकता हूँ, और वो ये है कि पाकिस्तान के बनाने में हमारा क्या किरदार रहा है, मसीहियों का किरदार पाकिस्तान के बनाने में। मैं बहुत सी किताबों का नाम ले सकता हूँ, बहुत से दोस्तों ने इसमें कलम आजमाई की, तबाह आजमाई की और अच्छा लिखा, लेकिन बार बार एक ही खेत में, जैसे वो कहते हैं ना, प्लॉइंग द सेम फील्ड अगेन एंड अगेन। आपकी किताब में मैंने देखा है कि आपने अपने आप को एक स्टोरी टेलर कहा है, आप एक दास्तां गो हैं। मुझे वो आपकी दास्तां गोई जो है वो बहुत अच्छी लगी है, इसलिए क्योंकि ऑब्जर्वेशंस जिनका आपने जिक्र किया, आपके मुशाहिदे जो हैं वो हकीकी लोगों पर मबनी है, ये उनकी स्टोरीज हैं, लेकिन उनके साथ साथ जो एक यूनिक पहलू आपकी किताब का है,
और जो मुझे एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस बहुत पसंद आया वो ये है कि आपने पौधों और दरख्तों को, फूलों को और झाड़ियों को जो मुख्तलिफ ममालिक से पाकिस्तान में आई और वहाँ पे पनप रही हैं, बढ़ रही हैं, आपने उनके साथ मुकामी पौधों का एक मुकालमा भी साथ पूरी किताब के चलाया है। तो वो जो बातें आपके कैरेक्टर्स नहीं करते वो पौधे कर रहे होते हैं, ये बड़ी खूबसूरत बात है। मुझे आपकी नसर निगारी में ये जो पौधों का मुकालमा है, ये बाइबल मुकद्दस में भी एक जगह पे पाया जाता है, लेकिन आपकी किताब में तो ये थ्रू आउट आपकी वो पूरी किताब में। आप इसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए कि आपने जानवरों को क्यों नहीं चुना, मौसम को क्यों नहीं चुना, पौधों के साथ आपका क्या उन्स है जो आपको इस दास्तान गोई में मदद करता है? डॉक्टर साहब, उसके पीछे देखें, एक तो ये है कि देहाती बैकग्राउंड, और एक जो बाय कुछ होता है ना बंदे के अंदर कोई इनबिल्ट पौधों से मोहब्बत। और फिर तीसरी चीज जो है, जाहिर है देहाती बैकग्राउंड, अगर आप सेंट्रल पंजाब से हैं तो आपके आसपास हरियाली, दरख्त, शीशम, कीकर, बेरी, शरी आपको बहुत बचपन में आपकी घुट्टी में होते हैं। उसके बाद फिर पौधों से मोहब्बत, और थर्ड वन अगेन एंड अगेन कि अपने मकसद से, क्योंकि मैं इस थीसिस को लेके चला हूँ। आपने कहा ना कि इस मौजू पे बहुत कुतब है, जी जी, लेकिन किसी ने इसको मानसरोवर झील से नहीं जोड़ा होगा कि जब मानसरोवर झील से सिंधु दरिया फूटा था तो नीचे मैदानों में कहीं जो इस वक्त पाकिस्तानी मसीही हैं 150 पौने 200 साल से, ये तो 6000 साल से या उससे भी पहले से यही है। तो अब इस दौरान इस धरती को मुख्तलिफ वक्तों में गासिब आते रहे, रोनते रहे। कोई यहाँ ही सेटलर हो गया, वो भी धरती के बेटे ही हो गए। कोई उज़्बेक अगर 700 साल पहले आया था और आज वो हमारे आसपास ही हमारी तरह पंजाबी बोलता है, मिर्जा साहब कहलाता है, तो वो भी धरती का उतना ही बेटा है। लेकिन इस दौरान जो अलमिये जन्म लेते रहे, और स्पेशली फिर मैंने आपने देखा होगा कि उस किताब में जिक्र किया है कि मैंने इसमें से एक मजहबी गिरोह को जिनके बारे में मेरी नॉलेज थी उनको सिलेक्ट किया है। अदरवाइज इस धरती का हर लोकल इसी तरह परेशान, और जो गासिब हैं, अशराफिया है, स्टाइल बदल गए। 6000 साल पहले जब पहली दफा ये वारदात हुई होगी तो कुछ और होगा। उसके बाद मुख्तलिफ औकात में जो लोग आते रहे फातहीन, उनके अंदाजे बयान, अपने तौर तरीके वारदात फर्क होंगे, लेकिन कहानी एक ही थी कि वसाइल पे कब्जा और इनको ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे मफलूज रखना। और वो खेल आज भी जारी है, और वो सिर्फ मसीहों के साथ नहीं है। बहावलपुर में कोई रीछ में जाता हुआ मुसलमान भी उतने परेशान, या जो चौलिस्तान में या ईंटों के भट्टे पे हमारे भी लोग हैं, लेकिन दूसरे भी इसी तरह रुल रहे हैं। तो ये इसके पीछे वो जो मकामी और बार वाले दरख्त, अब आप इस बात को बहुत खुश तरीके से कितनी दफा कह सकते हैं, लेकिन कहीं लोकल नीम, वो फिर मेरी पौधों से मोहब्बत यहाँ मेरे घर में भी बहुत काफी अफ्रीकन ट्यूलिप का जिक्र आपकी किताब में, कोनोकार्पस है, जो भी जो बाहर से आए हुए दरख्त हैं, वो एक सिंबल के तौर पे इस्तेमाल हुए हैं कि किस तरह इस धरती के लोकल बेटों को कॉर्नर किया गया और बाहर से आने वाले यहाँ उसके मालिक बन बैठे, और ये सिलसिला आज तक जारी है। आज भी देखें कि कोई हाल है, लोकल का क्या हाल है, या जिसने भी अशराफिया की उसमें क्लब में दाखिल हो गया, उसका मजहब, उसका रंग, नस्ल से कोई ताल्लुक नहीं है। अब ये हो गया कि तरीका चेंज हो गया, अब जो भी उस क्लब में शामिल हो जाता है वो उनका हो जाता है। आजम भाई, अभी मैंने एक रिसेंटली एक किताब मेरे हाथ लगी है, 2009 में छपी थी, एम्पायर्स ऑफ द इंडस, द स्टोरी ऑफ अ रिवर, एलिस अल्बेनिया की किताब है। ये मैंने अभी पढ़ी, मेरी इसके पीछे अगर आप देखें तो इसका रेफरेंस है। जी, मैं इसलिए ये बात भी करने लगा हूँ क्योंकि जो दुख आपने बड़े खोल के बयान किए हैं उनको ऑन द वे टच किया है इस खातून ने, इंग्लिश खातून है, कि ये तो कहने का मकसद ये है कि ये बातें जो आप और मैं कर रहे हैं, या आपके जहनीत के लोग जो है, आपके स्कूल ऑफ थॉट के लोग जो है वो कर रहे हैं, ये हमारा नोखा ही नहीं है, दिस इज ट्रूथ, कि लोग
दरियाए सिंध के उस पार से, मगरब से आते थे, और जब मशरक में आते थे तो एक अजीबोगरीब और खूबसूरत और बड़ी अच्छी तहजीब देखते थे। उसको लूट के कुछ ले जाते थे, कुछ सेटल हो जाते थे। लेकिन अलमिया जिसका आपने जिक्र किया है, और वो ये है कि वो जो हमारा कीकर का दरख्त था, अपना दरख्त, वो बेचारा पीछे का पीछे रह गया और वो बाकी सारी जमीन जो है उन्होंने ली। ये बड़ी अच्छी और बड़ी खूबसूरत बात है। मैं आपकी किताब में अक्सर आपके नॉलेज ऑफ बॉटनी से बड़ा मुतासर हुआ हूँ, इसलिए क्योंकि आपने उसके बाज जगह पे उसके जो साइंटिफिक नेम्स हैं वो भी दे दिए हैं, विच इज वेरी गुड। देखें, बात ये है आजम साहब कि आपने सिर्फ हमारा दुख बयान नहीं किया, आप अभी बयान कर रहे थे कि दिस इज अ डायग्नोसिस। मैं सोचता हूँ कि आपकी ये किताब इट्स अ डायग्नोसिस, इट्स आल्सो अ प्रोग्नोसिस, कि अब हमारा बनेगा क्या। और उसमें इट इज नॉट ओनली only a search for our identity but also for our destiny। और मैं आपको एक बात, जो अगर आप मेरे पास होते तो मैं आपकी बैक पे थपथपा के कहता कि यू हैव डन वेरी वेल, और वो ये है कि जिस जुर्रत के साथ आपने कलीसियाई लीडरान को आड़े हाथों लिया है, मतलब है बड़ी सफाई से चर्च ऑर्गेनाइजेशंस के साथ और जो हमारे लीडर्स हैं उनके बारे में। तो इसके बारे में मैंने तो खैर आपकी किताब का एज अ स्टूडेंट मुतालिया किया, तालिब इल्म की तरह। मैं चाहता हूं कि आप इस टेलीविजन के तवसत से जरा अपने ख्यालात हमारे तमाम सुनने वालों को बताइए। व्हाट इज योर व्यू ऑफ आवर लीडरशिप, ये जो जीसस क्राइस्ट इनकॉर्पोरेटेड टाइप ऑफ सिचुएशन चल रही है। बहुत जबरदस्त लफ्ज डॉक्टर साहब आपने इस्तेमाल किया है इसमें। डॉक्टर साहब मैंने रिसेंटली, मैं आपसे शेयर करूंगा, मेरी एक किताब आ रही है, प्रेस में है, मैं कई खत एक मतन, उसमें मैंने कोई 20-25 साल के सफर में जो खतूत लिखे हैं ना लोगों को, उसमें से मैंने कोई 65 हजारों में से 65 खत शॉर्ट लिस्ट किए हैं। उसमें एक खत मैंने कार्डिनल साहब को लिखा था, उसमें मैंने इस चीज को हाईलाइट किया है कि देखें कार्डिनल साहब, वो ही इज वेरी लविंग, बड़ी मेरी काज को सपोर्ट करते हैं। मैंने उन्हें ये कहा कि दुनिया में जितने भी इनकलाबात आए हैं या समाज और मुआशरों को तब्दील करते हैं, वो करते हैं 3 तरह के लीडर, मजहबी, सियासी या समाजी। और अब इत्तेफाक है, जिसको आपने कॉर्पोरेट का नाम दिया, कि मेरी जो फाइंडिंग है, मैं गलत हो सकता हूँ, जाहिर है हर बंदे की अपनी फाइंडिंग होती है। ये कोई 15 किलो रद्दी जमा करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि हमारी अगर हजारों वजूहात होंगी बस्तियों की, पाकिस्तानी मसीही की, तो उसमें एक ये भी है कि हमारा सबसे बड़ा, अगर आज कोई रिसर्च कंडक्ट की जाए तो हम देखें कि पाकिस्तानी मसीहियों के सबसे तादाद वाइज कौन से पेशे ज्यादा हैं, तो हमारा सबसे नंबर 1 पे तो स्वीपिंग होगा। सेकंड अगर आप करें तो हमें मिलेगा मजहब और सोशल वेलफेयर। और ये ही एक बड़ी बीमारी है। जब मैं एक प्रोडक्ट हूं किसी भी सनतकार के लिए, तो अपनी प्रोडक्ट को कोई संवारेगा बेचने के लिए की हद तक तो संवार सकता है, लेकिन कुछ ऐसा तो नहीं हो सकता कि इस प्रोडक्ट की मंडी खत्म हो जाए। ऐसा कोई हल तो नहीं चाहेगा ना। बिल्कुल, तो हम प्रोडक्ट जो इसलिए बन रहा है ना क्योंकि डिमांड है, और डिमांड को वो मेंटेन रखना जरूरी है जी। तो ये एक बड़ी डायग्नोस्टिक। और दूसरा फिर एक जो बहुत अलमिया, बहुत ही यूनिक है, शायद दुनिया में कहीं और भी लोगों के साथ, तहजीबों के साथ ये मसला रहा हो। मैंने उनसे ये भी रिक्वेस्ट की उस खत में कि देखें दुनिया में जितने इनकलाबात आए हैं वो मजहबी अदारों से हटकर आते हैं, किसी भी दीन से हटकर कोई नई लोग बात करते हैं तो फिर वो एक नई सोसाइटी जन्म लेती है या कोई फिक्री तहरीकें उभरती हैं। तो हम क्यों चर्च को कहते रहते हैं, इसलिए कि इस खित्ते के बरे सगीर के बिलअमूम और पाकिस्तान के बिलखसूस हालात ऐसे हैं कि ये जो तहजीब है हमारी 150-200 साल, अगर मसीही समाज को हम पाकिस्तानी मुआशरे से अलहदा करके देखें तो ये है तहजीब 150-200 साल की।
अब उसमें जो अशराफिया पनपती है, जो इस तरह की चीज़ों में इंटेलेक्चुअली, तालीमी, इल्मी तौर पे, फिक्री तौर पे, शौरी तौर पे जो इस तरह की चीज़ें, उसके लिए जो अदारे दरकार होते हैं, जो जहन साजी होती है, वो तो सारे प्लेटफॉर्म हमारे मजहबी लीडरों के पास हैं। इसलिए फिर उनको अपने मसाइल की तरफ राग़िब करना ज़रूरी है। इसलिए जहाँ ज़रूरत पड़ी, मैं मार्केटिंग का, मैनेजमेंट का भी एक नालायक सा तालिब इल्म रहा हूँ। मैंने इस पे जो सारी कुतब हैं, इस किताब में डायग्नोस्टिक में मैंने स्वॉट एनालिसिस पे बहुत जोर देता हूँ जी, कि आप अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स, नो डाउट के इस सोसाइटी में पाकिस्तानी मसीही शहरी को बहुत सारे खतरात दरपेश, और इन पे 73 साल में बेतहाशा काम भी हुआ है, बल्कि कभी कभी तो लगता है आउट ऑफ प्रोपोर्शन हुआ है। और आप बीइंग ए मेडिकल प्रोफेशनल, आप ये समझते होंगे कि जब आउट ऑफ प्रोपोर्शन किसी को बहुत डिमोरलाइज किया जाए, बता बता के तुम्हारी ये खामी है, ये खामी, ये खामी, तो वो लेवल आ जाता है जहां वो सरेंडर कर देता है और वो विल खत्म हो जाती है जीने की। तो हमारा वो वीकनेसेस को तो बहुत उभारा गया, लेकिन ये जो स्ट्रेंथ वाली बात थी ना, अदादो शुमार के साथ, विद फैक्चुअल डाटा, ये इससे पहले इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई कि भाई अब आज अगर हम किसी नौजवान को बताएं कि इस सोसाइटी में तुम्हें ये थ्रेट्स हैं, लेकिन साथ कम है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटीज भी हैं। मेरी एक किताब है अफवाज पाकिस्तान के मकामी मसीही जर्नैल, उसमें हम इसी बात पे जोर देते हैं कि भाई पहले चंद सालों में तो सारे ही मसीही जर्नैल थे जी, इसीलिए मकामी का लफ्ज लंबा हो गया ना। जी ख्वाज पाकिस्तान के मकामी मसीही जर्नैल। अब ये इसमें 31 करैक्टर हैं, 1 स्टार एंड 2 स्टार। तो मैं हर अपने लेक्चर में कहता हूँ कि भाई बच्चों को बताओ थ्रेट्स हैं, मसाइल हैं, लेकिन ये 31 भी तो इसी माहौल से निकले हैं ना। तो हर नौजवान के कान में ये बात डालो कि तुम 32 में हो सकते हो। अब जब तक ये आप स्वॉट एनालिसिस नहीं करेंगे डिटेल और बिल्कुल फैक्चुअल बेस, कभी कभी वो लोगों को हैरान कर देता है। जैसे एक बड़ा हमारे, अच्छा उसके स्वॉट एनालिसिस के बाद फिर पिछले दिनों मैंने उसमें भी किताब में भी लिखा है, आपने जिस तरह आई एम ऑब्लाइज्ड कि आपने इतनी डिटेल से उसको पढ़ा है, तो आपने उसमें एरिक लू का फलसफा है वो पढ़ा होगा, पावर या पावर सिटीजनशिप वाला जो चैप्टर है, पावर कॉरिडोर से अपनी पावर्स आप किस किस तरह लेते हैं। जी वो उसको आजकल वो बड़ा उसको CEO एंड फाउंडर ऑफ सिटीजन यूनिवर्सिटी इन यूनाइटेड स्टेट्स, 6 मेन सोर्सेस जो है जी एरिक ल्यू के, बिल्कुल जी। अब देखिए जैसे वो कहता है कि जी आपका देखिए सारी तगोदो, सियासी लोग हों, समाजी लोग हों या मजहबी कारकुन हो, तो हमारे मारूजी हालात के मुताबिक हम करते क्या हैं, मेरा सियासतदान क्या करता है या मुझे कहता क्या है, मेरा मजहबी रहनुमा क्या कहता है, मुझे मेरा समाजी रहनुमा मुझे यही कहता है ना कि मैं आपके लिए इस रियासत से पावर कुछ लेना चाहता हूँ, आपका हिस्सा आपको दिलाता हूँ। एंड ऑफ द डे गोल तो यही है, बार्गेन ये होती है कि यू गिव मी योर पावर एंड आई विल हेल्प यू इन सम वे। प्रॉमिस तो यही है जी जावेद साहब। डॉक्टर साहब मुझे अभी थोड़ा नादरीन को भी बताना है कुछ, और मैं भी पूछना चाहूंगा, महाराज साहब से कुछ बातें करना चाहूंगा। नादरीन, इस वक्त आप न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क पर ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आजम महाराज साहब का इंटरव्यू देख रहे हैं, और ये आप इसके बाद यूट्यूब जो हमारा न्यू कासल क्रिश्चियन यूट्यूब चैनल है, आप इस पर भी इसे देख सकते हैं और इसको सब्सक्राइब करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसकी परफॉर्मेंस को बेहतर कर सके। जब हमारे पास वसाइल ज़्यादा होंगे तो जाहिर है कि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रोग्राम ला सकेंगे। तो आजम महाराज साहब, मैं भी आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि
दरअसल हमारी कम्युनिटी के साथ एक साजिश कह लो, यहाँ एक साजिश के तहत जो कौमी तारीख थी, जो सिलेबस था, उसमें जो आहिस्ता-आहिस्ता वो हमारे हीरोज़ जो स्पेशल हैं या हमारा इंट्रोडक्शन या पाकिस्तान की तारीख में उसका जो किरदार था, वो आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म होता गया। फिर इतना हमारे पास काम नहीं था जो हम नई नस्ल को अपने सर पे दे दें। इस के दौरान आपने एक ये स्टेप लिया, बहुत सारी बुक्स जो हैं आपकी सामने आई और इस तरह आप देते हैं। इसको भी थोड़ा-सा आप सामने रखें और दूसरा मैं ये ज़रूर पूछूँगा कि अगर हमारे तालीमी अदारे की बहस है इस वक़्त, तालीमी अदारे या हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, हॉस्पिटल हैं या नर्सिंग स्कूल हैं, अगर हम क्रिश्चियनिटी से हटा देते हैं, तो हमारी पहचान क्या है? क्योंकि बहुत सारा बहस ये चल रही है कि हम उन लोगों को प्रमोट कर रहे हैं जिन्होंने हमें जो है ना निकल के अपने आप से बाहर ना निकल के उन्हीं बच्चों को बड़ों को किसी ना किसी सहूलतों की वजह से फंसा के उसमें डाल के उसकी मुलाजमत में आकर उसने एक हमारी कौम के लिए कुछ बेहतर राहें नहीं बनाई। जी डॉक्टर साहब, अपना आजम राज साहब। जी जावेद साहब देखें, जैसे अभी डॉक्टर साहब से हम उसी पे स्वॉट एनालिसिस पे हम जब तक फैक्चुअल स्वॉट एनालिसिस नहीं करेंगे, अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट को सही कैलकुलेट नहीं करेंगे, उसके बाद आप फिर देखें कि हमारे पास क्या है। जैसे अब फॉर एग्जांपल एरिक लू कहता है कि आप फिजिकल जो पावर होती है किसी कम्युनिटी की, अब वो फर्द हो सकता है, कम्युनिटी हो सकती है, और अगर बैनुल अक़वाम आलम का जिक्र हो रहा है तो फिर वो कौम भी हो सकती है। तो अब फिजिकल में आप इसकी मिसाल जैसे कि मसल पावर्स, अब ये ना तो हमारी जो अददी तादाद है ना तो वो अलाउ करती है, और अगर करती भी हो ना हमारे जो एक जीन्स है, एक नसीहत का जो रवायती जो स्ट्रक्चर है उसमें है कि हम जैसे इस तरह की कई मिसालें दी जा सकती हैं कि जैसे सिखों ने, मेरा ख्याल है 7-8% थे जब वो पंजाब पर हुक्मरान थे और पंजाब काबल तक था, जबकि वो आबादी का मेरा ख्याल है 6-7-8% थे, 10% होंगे। तो इस तरह की मिसालें। अब क्रिश्चियन पाकिस्तानी मसीही अपने इस एलिमेंट को तो नहीं एक्सप्लोर कर सकता। एक तो मसीहत की तालीमात के खिलाफ है कि हम तशद्दुद की राह अपना कर एक ऐसा ग्रोह जत्थाबंद हो जाए जिससे वो फायदा उठा सके। अब हमें बहुत ही, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, मुझे इनकी बात बड़ी अच्छी लगी कि हम शुरू से कहते हैं हमारा ये कंट्रीब्यूशन, अब ये सारे अदादो शुमार सामने रख के तो अब बच्चों के साथ हमें फिक्री मकालमा करना है कि बेटा ये इसके मारूजी हालात में, अब मारूजी हालात देखें, लेट्स सी कि आप लोग माशाल्लाह दोनों साहिब इल्म हैं, ब्रिटिश यहाँ जो पाकिस्तानी क्रिश्चियन कितने होंगे, पाकिस्तानी निजात बरतानवी इस वक्त, कुछ आप थोड़ा इसमें कुछ देंगे इनपुट? पाकिस्तानी निजात बरतानवी कहाँ पे? यहाँ बरतानिया में इस वक्त जो पाकिस्तानी मसीही है। बरतानिया में गालबन 20,000-25,000 होंगे। जी, अब आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मैं आपको इसका फैक्चुअल वो देता हूँ कि 2010 के सेंसस के मुताबिक आप गूगल करें तो आपको वो देता है फिगर, 17,000 पाकिस्तानी मसीही हैं यूके में। पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है 0.58%। ठीक है, 10 साल का अगर आप फार्मूला लगाएं तो 18, 18.5, 19, चलो कुछ माइग्रेशन, तो आपका फिगर बिल्कुल दुरुस्त है 20,000। अब इसी को बुनियाद बना के हम देखते हैं कि ये आई थिंक ये बिगेस्ट पॉपुलेशन है फर्स्ट वर्ल्ड में पाकिस्तानी मुस्लिमों की। अमेरिका में इससे बहुत कम होगी, यूरोप के दूसरे मुल्कों में, ऑस्ट्रेलिया में मेरे राब्ते रहते हैं लोगों से, बहुत कम है। अब फर्ज करें लेट्स सी कि हम पूरी दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड में 40,000 लोग हैं और 75-73 साल से ये माइग्रेशन जारी है या लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो हमारी आबादी उसमें भी ज़ाहिर है वो डिस्कशन रहती है बहुत। 2017 के सेंसस के मुताबिक 33,17,05 कुछ फिगर बनता है। अब इस फिगर में से पिछले 73 साल में अगर सिर्फ 40,000 लोग माइग्रेट कर सके हैं तो इसका मतलब है ये हल नहीं।
अब जब ये दोनों फिगर बच्चे के सामने होंगे नौजवान के, तो हम उसका दिल लगाएंगे ना कि बेटा यहाँ मेहनत करो, यहाँ भी आपके पास चांस है, ठीक है, वो भी आप अवेल करें। अगर आपको रिस्पेक्टेबल तरीके से कोई चांस मिलता है तो जरूर अवेल करें बेहतरी के लिए। लेकिन जब ये इस तरह की आप स्वैट एनालिसिस करके देंगे, मेरी और आपकी उम्र के जो लोग हैं इस पे जरा जोर मारें और इस तरह की हम फिक्री बहसें करें, बजाय के जो रवायती हमारे तौर तरीके हैं, तो फिर हम बच्चों को कोई फिक्र दे सकते हैं कि इनको बुनियाद बना के। अब पहले तो इन चीजों पे हमारा मुत्तफिक होना जरूरी है। शमसन साहब, मैं जरा आजम साहब से एक बात पूछना चाहता हूँ, आपकी इजाजत से सर। शमसन भाई, सर। जी डॉक्टर जी, मैं शमसन साहब से इजाजत मांग, अच्छा हाँ जी, वो कह रहे जी। एक ना आजम भाई, बात ये है कि आपका जो स्वॉट एनालिसिस का कॉन्सेप्ट है, आई अंडरस्टैंड इट एंड आई फॉलो इट इन अ लॉट ऑफ थिंग्स। अब पाकिस्तान में इसका इतलाक जो है ये होना चाहिए। हमें अपनी स्ट्रेंथ्स, हमारी वीकनेसेस, हमें अपनी अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स का पता होना चाहिए। अब बात ये है कि दिस इज अ मेमथ टास्क, ये एक हमाला है, को हमाला है हमारे लिए। उसकी वजह ये है कि स्वॉट एनालिसिस करने के लिए फैक्ट्स एंड फिगर्स चाहिए। अब फैक्ट्स का पाकिस्तान में फुकदान है, यहाँ तक के तारीख की किताबों में फुकदान है, यहाँ तक कि हमारे नसाबी किताबों में भी फुकदान है, जैसे अभी शमसन साहब ने बताया। और इस सारी बात का एक बड़ा मुनज़्ज़म और जामे मुतालिया जो है वो 1993 में वैनगार्ड पब्लिकेशंस ने शाया किया था, द मर्डर ऑफ हिस्ट्री। के अजीज की किताब है द मर्डर ऑफ हिस्ट्री, और उसमें उन्होंने ये साबित किया है हवाले दे देकर, पेज नंबर कोट कर करके टेक्स्ट बुक्स में से, कि किस तरह से हिंदुओं के बारे में, क्रिश्चियंस के बारे में, यहाँ तक कि मुसलमानों के उन फिरकों के बारे में जो कि उस वक्त के राइटर्स थे जो उन्हें नापसंद करते थे। अब ये जो आपने जिस काम का बीड़ा उठाया है, खुदा करे आपको आपकी मंजिल मिल जाए, हम आपके सब साथी सिपाही हैं आपके। लेकिन ये बड़ा लंबा अरसा है, इसलिए क्योंकि देखें आपने अभी एक लफ्ज इस्तेमाल किया, कि इस्तेलाह इस्तेमाल किया है, ये एक फिक्री सोच हमें बदलनी है, एक फिक्री जदोजहद है, एक नजरियाती बात है। ये बड़ी बड़ी मुश्किल चीजें हैं। तालिब इल्मों को नंबर तो मैं बता सकता हूँ, स्टूडेंट्स को मैं नंबर तो बता सकता हूँ कि जी 20,000 निकल गए, इतने लाख इधर हैं, ये बात तो उनकी समझ में आएगी। बात ये है आजम साहब कि हमारे लोगों को कंफ्यूज कर दिया जाता है, ऐसी टर्मिनोलॉजी, ऐसी इस्तिलाहात लगा के जो बहुत मुश्किल होती हैं लेकिन रटा दी जाती हैं एग्जाम के लिए। मिसाल के तौर पर, जब मैं 9वीं 10वीं कर रहा था मैट्रिक में, तो पाकिस्तान स्टडीज की किताब का मुझे अभी तक याद है, पहला जुमला था पाकिस्तान इज एन आइडियोलॉजिकल नेशन। पाकिस्तान, ये चैप्टर 1 की पहली सेंटेंस, लफ्ज आइडियोलॉजी। सर आप ऑक्सफोर्ड वाले किसी प्रोफेसर से पूछे कि इसको जरा एक्सप्लेन कर, तो वो 3 घंटे लगा देगा। आइडियोलॉजी इज नॉट समथिंग इजी टू अंडरस्टैंड। मैट्रिक के हर स्टूडेंट को सिखा दिया जाता है। इसी तरह से समझ किसी को नहीं होती लेकिन सिखा दिया जाता है। बहुत सी चीजें हमें हमारे नसाब में, हमारी किताबों में, हमारे अदब में, हमारी अखबारों में हमें सिखाई जा रही हैं जो समझाई नहीं जा रही। दिस इज एन अपहिल बैटल। आपके ख्यालात इस मसले पे काबू पाने के लिए या इस मसले को हल करने के लिए? देखिए, इसको सादा अगर कर लें, जैसे अभी हमने फिजिकल की बात की कि इसको रूल आउट कर देते हैं। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें हम रियासत को ब्लेम नहीं कर सकते। जैसे इससे अगला एरिक ब्लू कहता है कि आप रियासती अदारों के जरिए किस तरह पावर सेंटर से अपनी पावर ले सकते हैं। अब इसके लिए हमें जब पता चलेगा कि भाई 85 इयर्स का जो अवेलेबल डाटा है, जो मैंने बड़ी तगोदो से निकाला, रियासती अदारों में एक तो यूनिफॉर्म वाले हो गए, वो तो हमारे पास एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव डाटा आ गया। लेकिन सिविल सर्विसेज में हमारे पास 3 फेजेस हैं। प्री पार्टीशन जिन्होंने आईसीएस ऑप्ट किया पाकिस्तान, 5-6 लोग वो मिले। उसके बाद
47 से 80 तक का डाटा अवेलेबल नहीं है, वो इकट्ठा करना पड़ा, तो 7-8 लोग। अब 80 से अब तक का, आज तक का, ये कोई 14 या 16 इस अभी जो रिसेंटली कोर्स चल रहे हैं उनमें एक आध बच्चा हो, तो ये कोई 28 से 30 का फिगर बनता है। अब ये तो रियासत नहीं है ना आपको देती, ये तो जो लोग भी देखें ना, जैसे पहले बात हुई कि हमारी कम्युनिटी में सोशल वर्क और चर्च के प्लेटफॉर्म को एक बिजनेस के तौर पे लिया गया। अब ये तो हमारे जो सोशल वर्कर हैं ये तो वो भी निकाल सकते हैं ना, बच्चों को बता सकते हैं कि बेटा ये 30 हैं, तो 30 में मेरा ख्याल है कम से कम 5-6 ऐसे हैं जिन्होंने आखिरी सीढ़ी तक पहुंचे, तो आप भी ये हो सकते हैं। ये वाला स्वाइट एनालिसिस तो हम खुद कर सकते हैं। उसके बाद नजरियाती तौर पे आइडियालॉजिकल पाकिस्तान जो हमारी मसीहत की तालीमात हैं, फिर जो हमारे इस मुल्क के बारे में जो हमारे ख्यालात हैं, अब बच्चों को इस तरफ लाना, या उसके बाद अददी, अगर इसको बिल्कुल अब सादा करें, अददी एतबार से फर्ज करें कि हमारी इन्वेस्टमेंट पॉलिटिक्स पे होती है। जो 2016 का इलेक्शन हुए हैं तो हमारे वोट थे शायद 16 या 17 लाख, 16 लाख समथिंग वोट थे। अब वो कम थे ज्यादा थे, लेकिन जिन्होंने वोट, जो रजिस्टर्ड वोटर्स थे वो इतने थे। अब ये 16-16.5 लाख वोटर पूरे मुल्क में फैले हुए हैं, ठीक है। किसी एक जगह ऐसी भी पोजीशन नहीं है कि तहसील नाज़म आपका हो, सिर्फ यूसी के लेवल पे 10-11 यूसी हैं जहां मुस्लिम वोटर्स के साथ आप इल्हाक करके 3 कराची में हैं, 5-6 लाहौर में हैं, कुछ जो हमारे गांव देहात हैं यंगस्टाबाद, माटनपुर और ये साउथ पंजाब में, तो 11-12 ऐसी यूसी हैं। अब ये चीज अगर हम जरा इसको, कई दफा फैक्ट्स बिल्कुल सामने होते हैं, हम उनको उस तरफ देखते नहीं। अब अगर इस चीज को बाकायदा इस पे हम बच्चों से मुकालमे करते रहें तो हमारी क्या इन्वेस्टमेंट कम ना हो जाए कि ये हमारा डोमेन नहीं है, इसके मुकाबले में हम इधर ये 30 को नंबर इनहेंस कर सकते हैं, ये हम 31 को 3100 पे भी ले जा सकते हैं अगर हमारा 5 साल मंसूबा हो पूरे विजन के साथ। तो अब ये वाली जो है इस तरह का स्वाइट एनालिसिस, ये तो बहुत सादा है। अगला फिर वो कहता है कि माली जो आपकी पोजीशन है, उसकी एक पाकिस्तान के तनाजर में मिसाल है कि आगा खानीज तादाद में बिल्कुल कम, रियासती इदारों में बिल्कुल कम, ठीक है, और बहुत सारी चीजों में ये 6 के 6 पावर सेंटर्स में बिल्कुल कम, लेकिन माली अब पाकिस्तान में, ठीक है, ये एक मिसाल है। अच्छा, इसमें हम हिस्टोरिकली माली तौर पे मजबूत नहीं है, लेकिन हमारी एक बहुत बड़ी ताकत जो हमारे इंस्टीट्यूट है। अब एक जमाने में माली हैसियत का जो आपकी माली कुव्वत थी उसका मंबा था जमीन, एग्रीकल्चर लैंड, इस तरह का। अब वो बदल गया, अब आईटी है, अब प्रोफेशनलिज्म है। अब हम अपने जो हमारी जो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, अगर हम पूरी एक आइडियालॉजी लेके चलें तो हम इसकी माली जो है इसको एनहेंस कर सकते हैं, उसको बुनियाद बना के। वेरी सॉरी टू कट यू शॉर्ट, आप ये इस्तेमाल कर रहे हैं लफ्ज हम, प्लूरल जो पोजेसिव लफ्ज है हम से आपका क्या मुराद है? देखिए हमसे मुराद चर्च लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप क्या है? नो, पाकिस्तानी क्रिश्चियंस। मैं देखें हमारी जी एज कम्युनिटी, उसमें आप लोग बहुत बड़ा एसेट हो जी, आप लोग बड़ा एसेट्स हो, इस तरह एसेट हो कि देखें अगर मैं जियो जंग ग्रुप को इधर कहता रहूं ना तो वो शायद इतनी बात नहीं सुनते। अगर वहां 2-4 दोस्त मिलके कहते हैं तो बहुत ध्यान से बात सुनते हैं। अगर आप लोग अपना एक कंसेंसस डेवलप करें कि हमने इस डायरेक्शन में जो वतन में बैठे हुए लोग हैं उनके काम आना है जी, तो बहुत बड़ा एसेट है आप लोग जी। मैंने असल में ये बात इसीलिए इसको थोड़ा सा कुरेदने की कोशिश की है कि लेट अस क्लैरिफाई हु हैज टू कैरी द बर्डन। देखें, बाज़ हम लफ्ज ऐसे इस्तेमाल करते हैं नादानिस्ता तौर पे, या बिकॉज दैट्स द वे वी यूज वर्ड्स, कि सुनने वाले सब कहते हैं यार वो जो कह रहे थे वो पता नहीं किसके बारे में कह रहे थे। मैं इसकी निशानदही इसलिए कर रहा हूँ, अंडरलाइन इसलिए कर रहा हूँ कि आपके इस टीवी के तवसत से जो भी लोग सुन रहे हैं, जब आजम मराज साहब कहते हैं जी हम स्वाट एनालिसिस करें, तो वो अपने आप को उस हम ग्रुप जो है
या वो जो कलेक्टिव नाउन है उसमें डालें। और जैसे आपने भी फरमाया कि खास तौर पे जो लोग वतन से बाहर है, अमेरिका में, हॉलैंड में है, यूके में है, क्योंकि एक तो वसाइल उनके पास निस्बतन ज्यादा है, और दूसरी बात ये है कि उनका बात को समझने और समझाने का तरीका फर्क होता है। वीव गॉट अनदर पर्सपेक्टिव ऑन इट। सर आप अपनी बात जारी रखिए, मैं सिर्फ इस बात की तशरीह करना चाहता था कि बहुत से लोग अपने आप को बरी और जिम्मा कर लेते हैं बाज़ चीजों में। तो आई अब जो है ना, आपके इस प्लेटफॉर्म से यही कहना चाहूंगा कि हमारे जो भी सोशल वर्कर हैं, पॉलिटिकल वर्कर हैं, इवन हमारा रिलीजियस लीडर, हमारा रिलीजन भी हर वक्त सोशल वर्क की हमारे एक गुट्टी में शामिल है। पाकिस्तानी मसीही, पाकिस्तानी नहीं बल्कि दुनिया का मसीही ये चाहता है कि उसके, क्योंकि बेसिक हमारी तालीमात ये है कि किसी के काम आना मोहब्बत, तो हर बंदे के अंदर एक सोशल वर्कर छुपा हुआ है। अब पाकिस्तानी मसीहों के तनाजुर में हमारे सोशल वर्कर को, हमारे सियासी लीडर को स्वॉट एनालिसिस और फिर ये एरिक ल्यू का फलसफा पावर्स का, कि क्योंकि किसी भी सोशल वर्कर, किसी भी पॉलिटिकल वर्कर का मकसद क्या है कि हमें पावर सेंटर से हमारे हकूक लेके देने का, तो उसके लिए ये भी तो जरूरी है ना कि उसके मुताबिक अपनी स्ट्रेंथ को जान ले, अपनी फिर इन्वेस्टमेंट उधर ही करें। हम इन्वेस्टमेंट से मुराद ये नहीं कि पैसे की, इन्वेस्टमेंट से मुराद अपनी इंटेलेक्चुअल, अब हम बात कर रहे हैं घंटा, आपका भी, मेरा तो ये पैशन है, रिसोर्सेज की स्ट्रेटेजिक, मेरा तो पैशन है। सैमसन साहब का भी टाइम जाया हो रहा है, इनके पीछे बच्चे भी लगे हो, आप भी अपनी 10 छोड़ के आए होंगे, मैं तो चलो जी इस काम में मेरा तो जुनून है। तो अब अगर हम जब तक किसी राइट डायरेक्शन में नहीं करेंगे तो फिर जो जो 73 साल से जो मामलात हैं वो ऐसे ही चलेंगे ना। आजम साहब, आपने अपनी किताब में एक बात का जिक्र किया है और मैं चाहता हूं कि उसके बारे में आप थोड़ा सा खुल के इस प्लेटफॉर्म से भी जरा एक्सप्लेन कर दें। ये जो कॉन्सेप्ट आपने अपनी किताब में फ्लोट किया है, बहुत से लोगों ने पहले भी फ्लोट किया है, डुअल वोट का, कि पाकिस्तान में अब देखें जिस बात पे हम अभी गुफ्तगू कर रहे हैं कि पावर और उसको राइटफुल ओनरशिप में लाना ताकि फलाह बहबूद हो सोसाइटी के लिए, अब वो वन वोट क्या है, वो 1 पर्सन 1 वोट वाला जो सिस्टम सिंस 1970, अच्छा आपने अपनी किताब में उसका हवाला देते हुए फरमाया है, लिखा है कि डुअल वोट जो है वो शायद हमारे हक में होना चाहिए। अब जरा थोड़ा सा इसके बारे में बयान फरमाइए। डॉक्टर साहब, अभी उस पेपर को ना मैंने उसको पूरा एक मकाले की शक्ल दी है, अभी उसका इंग्लिश तर्जमा भी हुआ है, उसका सिंधी तर्जमा भी हुआ है और उर्दू में तो लिखा गया था। उसमें मैंने क़याम पाकिस्तान से लेके अब तक के पूरे सिस्टम को एनालाइज किया है और उसका निचोड़ जो मैंने निकाला है, उससे पहले भी लोगों ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया लेकिन इतनी डिटेल मशक्क़त नहीं की। तो मेरे वाला जो मजदूरी का एलिमेंट है वो ज़रा कम रहा है लोगों के पास, तो मशक्क़त से मैंने ये निकाला है कि मिक्स इलेक्शन में मेरी पाकिस्तानी जो मेरा प्राइड है वो मुझे मिल गया वापस। जुदागाना में मुझे छूत बना दिया गया था, तो जुदागाना में मैं छूत हो गया था लेकिन मेरी सियासी ट्रेनिंग हो गई। उसमें से लिखने कई लोग जिसकी 2, 4, 5 मसाले दी जा सकती हैं, जो नौजवान उस वक्त MPS वगैरह बने तो वो उसी से ट्रेंड हुए, लेकिन उसमें वो जो छूत बनाने वाला एलिमेंट था कि मुझे बिल्कुल मसीही को वोट दे रहा है, हिंदू को वोट दे रहा है, मेरा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से मेरा उन्होंने सफाया कर दिया, उसमें ये बुराई थी। और मिक्स में मुझे पाकिस्तानी आइडेंटिटी मिल गई, लेकिन मेरी शनाख्त पे जो बंदे बिलावल साहब ने फ़ोन कॉल करके बुला लिए, इमरान खान ने बुला लिए, मियाँ शहबाज शरीफ ने बुला लिए या मौलाना फजलुर रहमान ने, तो वो बेचारे, उनकी तो मजबूरी है, उनसे गिला भी कोई नहीं। वो जब मुझे कोई उनको मेरी कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं है तो मेरा क्यों, तो हम दोनों अपनी शनाख्त, एक बंदा देखें, आप ब्रिटिश नेशनल हैं, आप अपनी पाकिस्तानी नेशनलिटी पे भी प्राइड भी है आपको, अपनी इन जड़ों पे भी प्राइड है, तो आज बैठे हुए यहाँ बात कर रहे हैं टाइम निकाल के अपना। इसी तरह और 10 किस्म की आपकी प्रोफेशनल एक है जी, आप उस पर भी अपना प्राइड है। इस तरह ना तो हम अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी खोना चाहते हैं जुदागाना में, मिक्स में,
कि हमारा फिर कोई नुमाइंदा ही नहीं आता, जो आता है वो मेरी शनाख्त पे होता है लेकिन वो जवाबदेह किसी और को होता है। सिमिलरली जुदागाना में मेरी 6000 साल की पुरानी शनाख्त, जिसको मैं मनसरवर झील के संदू के फूटने से जोड़ता हूं, उसमें मेरा कोई दखल ही नहीं है। इसलिए एक मेरा कौमी शनाख्त का वोट और एक मेरी मजहबी शनाख्त का, मेरी नहीं, वो सिख की भी है, वो हिंदू की भी है। इसको मैंने बकायदा एक कैंपेन के तौर पे सिंधी ट्रांसलेशन उसकी की है, खुले खत के नाम से लिखा है, नॉन मुस्लिम पाकिस्तानियों के नाम खुला खत। तो यही है मकसद कि दोनों जो हमारी शनाख्त है वो बरकरार रहे। जी आजम भाई, मैं कोई आपकी बात नहीं करना चाहते। जी सर मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अब जो मेरा मुसलमान दोस्त है या पाकिस्तानी शहरी है, वो कहेगा जी ये तो आपको, इसका मतलब है वी आर ट्रीटिंग यू बेटर देन अ मुस्लिम। एक मुसलमान का एक वोट है, आप कह रहे हैं मुझे दोहरा वोट चाहिए। मुझे तो ये बात समझ में आती है कि इसकी अंडरलाइंग, लेकिन उनको हम क्या जवाब देंगे? जी उनको जवाब ये देंगे कि इसमें देखें कि जब हम इस पूरे फलसफे को मैं आपको भेजूंगा, उस किताब में भी आपने पढ़ा लेकिन और उसको एनहेंस किया है, तो हम किसी के मफादात को तो कोई देखें, आप हमें इस वक्त 37 बंदे नॉन मुस्लिम सेनेट, सूबाई और कौमी असेंबलियों में 37 बंदे आपने हमें कोटे पे भी दिए हुए हैं ना, हमारे नाम से बैठे हैं बाहर, हमारे नाम से बैठे हैं 37। तो हम नहीं कह रहे कि जी उसको 3700 कर दें, जी जी, हम कह रहे हैं चलें लेट्स से उसको 37 ही रखें, 40 कर दें या 36 भी कर दें, लेकिन उनको मुझे हमारे नाम से हमारे काम के भी तो हों, हमारे काम के भी हों। जो मैं अब यहाँ बैठा हूँ अपने हलके में, तो मुझे अपने हलके में भी आरफ अलवी साहब हमारे हलके से थे, तो मुझे उनको भी वोट डालने का हक दे। ये ना हो कि हमें काट के फिर जुदागाना में डाल दें और मैं कौमी, सूबाई और अपनी जिलाई जो शनाख्त है वो खो दूं। इसी चक्कर में लुटियां डालता रहूं, बंगले डालता रहूं जी कि मेरे अपने हो गए, लेकिन उसके अगेंस्ट मेरा गया क्या नुकसान कितना बड़ा होगा। तो मेरे मुसलमान जो पड़ोसी है, साथी है, उसका कोई उसके मफादात पे जरूरत नहीं पड़ रही। बंदे तो बैठे हुए हैं ना, 37 बैठे हुए हैं। जी। उसको हम ये कह सकते हैं कि तुम्हें तो कुछ नहीं हम दे रहे, तुमने ये सब चीजें दी हुई हैं, उनका तरीका जरा बेहतर कर लो, उसमें से महंगनियां निकाल लो। हाँ बिल्कुल जी डॉक्टर साहब मैं एक इनसे पूछना चाहूंगा कि इन्होंने एक तारीख पर गहरी नजर रखते हैं, इन्होंने एक शनाख्त, नई नस्ल को शनाख्त देने की कोशिश की है कि हमारे जो पुरख थे क्या करते थे, कैसे डेवलपमेंट होगी टोटल, और नजर रखते हैं, मुकम्मल नजर रखते हैं कि हमारा क्या हाल है। अब हमारा 75% या 85% जो है वो पिसा हुआ तबका है, या वो मुलाजम पेशा है या कम तर है। उसके लिए आप कैसे हाल तलाश करते हो कि वो किस तरह से, तालीमी मैदान भी कोई उनके लिए इजी नहीं है। अगर देखा जाए जिस तरह से एक्सपेंसिव या महंगी एजुकेशन होती जा रही है, वो किस तरह से अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि मेरी बहस भी हो चुकी है, वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो किस तरह से अपने आप को जल्द डेवलप कर सकते हैं, उनके लिए क्या कोई फार्मूला ऐसा हो सकता है? क्योंकि हम वही तबके को, खुद हमारा भी फॉल्ट है कि हम उनको नेग्लेक्ट भी करते हैं और वो ही हमारी शनाख्त भी रहते हैं। जी जावेद भाई, ये देखें, इसमें मैं अक्सर स्कूलों कॉलेजों में असातिज़ा से या मजहबी रहनुमा से मुकालमा होता है, तो मैं एक सवाल उनको फ्लोट करता हूँ। एक चाइनीज कहानी है, बल्कि कहावत है कि अगर आप साल 6 महीने की प्लानिंग कर रहे हैं तो फसल बोएं, अगर 10 साल की प्लानिंग है तो आप दरख्त लगाएं, और अगर आपकी 100 साल की प्लानिंग है तो आप तालीम पे इन्वेस्टमेंट करें। अब ये हैरानकुन बात है कि बड़े सगीर में ये तीनों चीजें हमने करके देखी। हमारे अजदाद सदियों से यहाँ फसलें बोते आए, दरख्त भी उगाते होंगे। तालीम भी बड़े सगीर में, क्रिश्चियनिटी और तालीम को अलहदा नहीं किया जा सकता। जहां बड़े सगीर में क्रिश्चियनिटी का जिक्र आएगा तो तालीम का जिक्र आएगा। हर एलीट का बंदा कहेगा जी मैं वहां से पढ़ा हूँ, मैं वहां से पढ़ा हुआ। मुझे ये अभी रिसेंटली ये जो स्वीपर्स पे हमने कैंपेन चलाई, तो वड़ाइच साहब से मेरी बात हो रही थी, सोहेल वड़ाइच साहब से,
तो कहने लगे यार मुझे बड़ा दुख हुआ है, बहुत ही दुख होता है ये हालत देख के, मेरे नाना दादा आपके स्कूलों में पढ़े, ये हम लोग क्यों इतना पीछे रह गए। अब मैं जब भी जाता हूँ ना, मतलब ऐसी किसी गैदरिंग में मकालमा होता है, तो मैं यही पूछता हूँ कि ये हमने तो चाइनीज को गलत कर दिया, हमने फसलें उगाई, हमने दरख्त बोए, हमने स्कूल बनाए, स्कूल हमारे पास थे, आज भी अदारे मेरे ख्याल है 2,500 से 3,000 छोटे बड़े तालीमी अदारे डिफरेंट डिनोमिनेशंस के पास, ठीक है। और अगर मेरी बात को सच मान लिया जाए, 2017 के सेंसस को सच मान लिया, 33 लाख बंदे हैं और 2,500-3 हजार स्कूल हैं, और एक लेगेसी है, पूरी विरासत है, और हर जगह आपको एलीट में कोई ना कोई मिल जाता है जी वो वहां से पढ़ा हुआ। अब मिसिंग क्या था, मैं अक्सर ये सवाल करता हूँ कि उसके बावजूद वो चाइनीज कहते हैं कि इन चीजों से आप कामयाब हो जाते हैं, लेकिन हम ये तीनों के बावजूद कामयाब नहीं हुए। कामयाब क्यों नहीं हुए कि तालीम, बड़े सगीर में तालीम का मतलब ICS, कि यार इस घराने के पास बड़ी तालीम है, उनके तो कोई 10 लड़के तो उनके ICS पास हैं या अब CSS कहलाते हैं। अच्छा जी, वो घराना वो बड़ा तालीम याफ्ता है, उनके यहाँ तो कोई 50 लड़के तो उनके कमीशन अफसर हैं। हमारे पास 85 साल में सिर्फ 30-28 का फिगर है, तो इसका मतलब है नाकामी हुई ना। उन इंस्टीट्यूट का हमने कोई फायदा उस तरह नहीं उठाया, वो कि हमारी वो जो जिस बैकग्राउंड से थे हम उस हिसाब से तो शायद बहुत बेहतर है, लेकिन अपनी इस स्ट्रेंथ को हम अगर उस तरह एक्सप्लोर करते जिस तरह करना चाहिए था, एक बाकायदा मंसूबा बंद तरीके से, तो आज फर्क होती चीजें। मैं कोई 20 साल से मसलसल शोर मचा रहा था कि सादा तरीका, 92 में मैं अपीयर हुआ था CSS में, तो उस वक्त 250 इसकी फी थी। इसमें तो वसाइल नहीं कुछ चाहिए ना, अब जरा मशक्कत कर लें। हर बैकग्राउंड का मुसलमान बच्चे इंतहाई गुर्बत से CSS पास करते हैं, लेकिन हमारी इस तरफ तवज्जो ही नहीं थी। और उसको अदारे के तौर पे जो हमारे अदारे हैं जिनके हाथ में बड़े प्लेटफॉर्म हैं, उन्होंने अब देखें, अब शोर मसलसल, अब थैंक्स टू टेक्नोलॉजी के 2-3 साल पहले हमने फिर इसको बड़ा ही हाइप क्रिएट की, तो अभी क्या हुआ है, बहुत ही खुशी का कि जो अभी हुए हैं ना इस दफा का जो CSS है, मेरा ख्याल है कोई जो पिंडी डायसिस है कैथोलिक चर्च का, उन्होंने इसमें इनिशिएटिव लिया, तो कोई मेरे ख्याल है 30 बच्चे वहां से अपीयर हुए हैं, 28 या 30। चलो एक आध भी पास हो जाएगा, तो हर साल एक भी हो जाता तो 73 साल में कम से कम 73 तो होते, ठीक है। तो इसी तरह मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ शहरों से अब ये कैंपेन चलाने की वजह से अगर 50 लोग अपीयर हुए हैं, तो हम तो रख सकते हैं शायद 2-3 पास भी हो जाए, ठीक है। अब दूसरी सूरत, कमीशन अफसर सेंट्रल पंजाब से हमारे 99.9% पाकिस्तानी मसीही का ताल्लुक किसी ना किसी तरह, चाहे वो पेशावर में सेटल है, चाहे मेरी तरह सिंध में सेटल है पिछले 42 साल से, लेकिन उसका ताल्लुक कहीं ना कहीं सेंट्रल पंजाब से है। अब ये जो हमारी एक लेगेसी है, इसको भी बड़ा, लेकिन अब स्कूलों को ज़हन में रखें, सेंट्रल पंजाब का अपना ये वाला रखें ज़हन में, और फिर देखें तो 250 से ज्यादा कमीशन अफसर नहीं है आपके, और ये भी 85 साल है, क्योंकि 10 साल पाकिस्तान बनने से पहले भी, इसमें कोई 5-10 फिगर आगे पीछे हो सकते हैं, और सिर्फ 5 लोग हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे पाकिस्तान एयरफोर्स के 2 1 स्टार जनरल एंड सर्विंग, और पाकिस्तान आर्मी के 2 ब्रिगेडियर, वो भी 1 स्टार जनरल। अब अगर 4 हैं तो हम तो कर सकते हैं ना कि शायद कोई एक अगले बोर्ड में कामयाब होके तो 2 स्टार भी बन जाए, लेकिन अगर हो ही ना, पिछले साल शायद नहीं था कोई, तो इन चीजों की तरफ, उसके लिए वही जो अगेन मिसिंग क्या था स्कूल से, मतलब वो चाइनीज कहावत वाली तीनों चीजें पूरी मिसिंग थी, जो मेरे ख्याल में, मैं गलत हो सकता हूँ, लाजमी नहीं जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक हो, मिसिंग ये था आइडियोलॉजी के, वो जो मुआशरती बेगानगी थी ना, क्यानी साहब जर्नैल बन जाते हैं, उनके वालिद हवालदार थे, ठीक है। हमारा, मैं एक ऐसे स्कूल में पढ़ता रहा हूँ जहाँ 50% क्रिश्चियन बच्चे थे, 50% मुस्लिम,
ठीक है, सेम बैकग्राउंड के हमारे जितने ही गरीब थे, जाहिर है जिस मोहल्ले में हम रहते थे उसी टाइप के उस इलाके में स्कूल था, तो उनका परसेप्शन फर्क था, पाकिस्तानी सोसाइटी के बारे में हमारा फर्क था। उसकी बहुत सारी तारीखी वजूहात हैं, मुआशरती रवैये, बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन जब हमारे पास कोई फरार का रास्ता बहुत रिस्पेक्टेबल नहीं है, तो फिर इन गिवन सर्कमस्टांसेस में मारूजी हालात के मुताबिक कोई आइडियोलॉजी डेवलप हमें बच्चों को देनी चाहिए ना, कि बेटा देखें ये जो अभी डॉक्टर साहब बात हो रही थी कि ये 20,000, मैं इसलिए नहीं कि ये कोई जी ये फिगर्स की वजह से कुछ किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश, कि ये एक बच्चे को निशानदही करने की जरूरत है कि बेटा देखो ये भी एक रास्ता है, लेकिन ये देखें ये इतना कोई बहुत प्रॉस्पिरियस होता तो 73 साल में सारे लोग जा चुके होते। इसका मतलब है कि ऑन द बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, जी प्रोबेबिलिटी ये इधर ज्यादा इम्कान है कि आप यहीं पे होंगे, ऑन द यहीं बैलेंस पे ऑफ होंगे, तो उसके मुताबिक फिर मारूजी यस अब फोकस करें उसके लिए। फिर ये जो अपनी स्ट्रेंथ है ना, स्वॉट एनालिसिस, मेरी ये किताबें, एक किताब उनको महरूमिया को उसकी रीजंस आइडेंटिफाई की, डायग्नोस, बाकी 10 में उनको स्ट्रेंथ एक्सप्लोर करके दी हैं, लेकिन कहीं लफाजी नहीं, कहीं उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन नहीं किया। अगर हमारे सफीर 3.5 बने हैं ना, तो अक्सर लेक्चर्स में लोग पूछते हैं ये 3.5 क्यों कहते हो, मैं कहता हूँ जी एक हमारा जो है ना वो कायम मकाम था, वो पक्का नहीं था। तो बच्चों को हमने कुछ सब्ज बाग भी नहीं दिखाने, लेकिन एक चीज है, एक बैरियर टूटा तो है ना। 3.5 सफीर अगर फॉरेन सर्विसेज में हमारे 4 बंदे गए तो उनमें से 3.5 सफीर बन गए, तो इसका मतलब है कि चांस कितना है। पुलिस सर्विसेज में आप हैरान कुन 85 साल में पाकिस्तानी मसीही मेरी रिसर्च के मुताबिक पुलिस सर्विसेज में 2 गए CSS करके, और 2 में से एक IG बन गया, एक जवानी में किसी एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। तो अब रिजल्ट डॉक्टर साहब क्या हुआ, 100%, जिसने आखिरी सीढ़ी छुई। तो इसका मतलब है कि अगर आप में कोई जान है, आप फोकस हैं, तो चांसेस तो है ना। और ये कोई ऐसी बात नहीं हम कर रहे कि जो बिल्कुल हवाई हो, वो उनकी अभी डेथ हुई है, 1 साल पहले हुई है। जी डॉक्टर भाई, मैं एक, हमारा टाइम थोड़ा है, मैं एक जरूरी सवाल आप पूछना चाहता हूँ आजम भाई से, अगर आप इजाजत दें। जी आजम साहब, आपकी किताब के आखिर में 6 नुकाती एक एजेंडा है जो तहरीक, देखें हम 3 तहरीकों से पहले वाकिफ थे। तहरीक पाकिस्तान, उसने पाकिस्तान बना दिया। तहरीक इस्तकलाल जो सियासी तगोदो करती रही लेकिन फिर खत्म हो गई। तहरीक इंसाफ जो अभी हुकूमत में है। तो ये अभी तहरीक शनाख्त आजम मराज साहब की इख्तरा, और ये आप उसके बानी हैं। मैंने आपके वो जो 6 नुकाती एजेंडा है उसको इस किताब में भी और फिर यूट्यूब पे उसकी क्लिप्स भी सुनी है। ये मैंने बड़े गौर से पढ़ी हैं, कई बार पढ़ी हैं, इनको अंडरलाइन किया है, कई रंगों में अंडरलाइन किया है। अब ये बात मेरी समझ में आती है कि आपने वो जो तहरीक चलाई है, तहरीक शनाख्त, वो क्यों चलाई है। सवाल सर मेरा ये है आपसे कि कोई भी तहरीक हो, उसका कोई प्रोडक्ट होता है, कोई एंड होता है, कोई आखिरी मंजिल होती है जो बड़ी टेंजेबल होती है। जैसे पाकिस्तान बन गया, टेंजेबल चीज थी। तहरीक इस्तकलाल से हुकूमत नहीं बनी, नाकाम हुई। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत बना ली, टेंजेबल बात है। तहरीक शनाख्त, ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, आइडियोलॉजी बड़ी खूबसूरत है। इसको हम किस तरह से क्वांटिफाई करेंगे कि हमारी सक्सेसेस क्या हैं और फेलियर्स क्या हैं। 8 से 10 साल बाद जो तहरीके शनाख्त के वर्कर्स हैं, जो बड़ी तगोदो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको कैसे यकीन आएगा कि उनकी ये मेहनत कामयाब। जैसे इमरान खान ने तो हुकूमत पकड़ ली ना, तहरीक इंसाफ को पता चल गया कि हम काम। आई अंडरस्टैंड दैट इज नॉट द पर्पस ऑफ तहरीक शनाख्त, मैं इस बात को समझता हूँ, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि उसके क्वांटिफाइबल रिजल्ट्स क्या होंगे। सर देखें, एक तो टाइम कितना है जावेद साहब हमारे पास? वैसे तो खत्म भी हो गया, पूरा मुकम्मल हो गया है, लेकिन चलो 10 मिनट हम उसको लेते हैं। देखें, क्योंकि एक तो जी तहरीक शनाख्त का बिल्कुल एक बुनियादी जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बड़ी
देहाती जो दानिश है ना उसमें, अगर आप गांव देहात का आपका बैकग्राउंड है ना, तो आपने देखा होगा कि वो जो चरवाहे ले जाते हैं ना, जो प्रोफेशनल चरवाहे हैं, किसी के 10 माल डंगर होता है, किसी की कोई 20 गायें होती हैं, किसी की एक बकरी होती है, किसी की एक बच्ची कट्टी होती है। तो जब शाम को वो रेवड़ वापस आता है ना, तो जिसकी एक बकरी होती है ना, वो भी कहता है कि यार मेरा माल आ रहा है। अब ये जो 6 नकात है ना, ये माल बताने वाली बात थी। जब अब उनको 92 शोहदा का पता चला है ना, तो उन्होंने पूरी सोसाइटी को जो जो इसकी डायग्नोस्टिक थी ना कि मुआशरती बेगानगी की वजह से ये इन चीजों में पड़ते ही नहीं, कि हमारे लिए जो हमने बेस्ट की तरफ क्यों जाएं, हमारे साथ तो इतने मसाइल हैं। तो अब जब उनको ये पता चल गया कि ये पॉसिबल है, अब टेंजिबल की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि आपका वक्त कम है। टेंजिबल चीजें ये हैं कि 47 या 48 ईयर्स पहले शहादत होती है मार्वन लेस्ले मिडलकोट 1971 के मार्के में। उनको 2 दफा सितारा जुर्रत मिलता है, एक दफा सितारा बसालत, और ये वो डेकोरेशन है जो सिर्फ पाकिस्तानी एयरफोर्स में MM आलम के पास है या इनके पास है। और ये इसलिए इनका रुतबा आप समझेंगे, ये वाहिद शहीद हैं जिनके पास ये डेकोरेशन। बाकी पाकिस्तान एयरफोर्स के किसी शहीद के पास ये डेकोरेशन नहीं है, शायद इनसे ऊपर हो। अब 45 साल बाद, 2-3 साल पहले इस्लामाबाद में उनके नाम पे एक पार्क बना दिया गया। ठीक है, इस तरह की चीजें हैं जो टेंजिबल हैं, जो प्राइड देती हैं। फिर ये चीज जब इस वक्त जो यंग अफसर्स पाकिस्तान एयरफोर्स में सर्व कर रहे हैं, अब ये जब हम इन चीजों को फैलाते हैं, उन तक भी जो सर्व कर रहे हैं उनको भी नहीं पता था इन चीजों का कि हमारी विरासत क्या है। उनमें से भी कई कहते हैं कि जी हमें अब बड़ा प्राइड फील होता है कि ये हमारा एसेट है। सिमिलरली अभी ये मसलसल हमारे जो आप वर्कर जिनको कह रहे हैं, मैं भी अपने आप को रजाकार कहता हूं, और हमारी तहरीक का ये एक यूनिक पहलू, या आप कह रहे हैं कि ये अनपढ़ों वाला पहलू है कि यहाँ अगर कोई जर्नैल भी इस फलसफे को फैला रहा है, या आप जैसा आलम मदब्बर भी फैला रहा है, तो वो भी रजाकार है, और एक मजदूर जो इस काम में हिस्सा ले रहा है वो भी रजाकार है। तो हमारे रजाकारों के लिए कई, उनको एक्चुअल जो मोटिवेट है ना, उनको पता है कि मैं अगर किसी सियासी जमात के आगे पीछे नारे मारूं तो मुमकिन है 5-10 साल बाद MPA बन जाऊंगा। उनको पता है कि ये मेरा गोल नहीं है, MNA बन जाऊंगा, सेनेटर बन जाऊंगा। उनको पता है, जो लोग इसमें शामिल हैं उनको पता है कि वो नस्लों के लिए काम कर रहे हैं। अब जैसे 5-10 साल से हम कोशां थे, तो अभी रिसेंटली चर्च ऑफ पाकिस्तान ने 11 करैक्टर में, जो शुरू में बात की इन्होंने जावेद साहब ने कि जी तारीख से हमें निकाल दिया गया। देखिए, हम ये बात ही नहीं करते कि हमें वो तारीख में शामिल करें ना करें, हम तो कह रहे हैं कि अपने बच्चों को बताओ। अब लाहौर डायसिस चर्च ऑफ पाकिस्तान ने 11 किरदार शामिल कर लिए हैं अपनी जो मजहबी निसाब की किताबें हैं उसमें। अब जो हमारी तहरीक के जो हमदर्द हैं या जो रजाकार हैं, उनको पता है कि ये हमने कितना बड़ा काम किया है। 5 साल बाद ये बच्चे जब 9वीं 10वीं में पहुंचेंगे, जब कॉलेजेस में जाएंगे और ये इन्होंने ये विरासत पढ़ी होगी, तो इनका जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है, जब ये FSC में जाएंगे तो इनके जो ख्वाब होंगे, अब वो अपनी विरासत ज़हन में रख के अपने ख्वाब बुनेंगे, जो कि इससे पहले नहीं था। इस तरह के इनके जो टेंजिबल गोल है ना, वो इस तरह के हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, अगर आपने कुछ बात करनी है कि मैं इसको बात को समेटूं थोड़ा। नहीं सर, मैंने जी आप बात समेट सकते हैं, मैंने बहुत सीखा है। थैंक यू। इससे पहले कि मैं शुक्रिया अदा करूं, मैं थोड़ा सा ये भी बताऊं कि जो एक तो हमारे जो बावसाइल हमारे मिशनरी थे, और कुछ ऐसी NGOs भी थी, लेकिन जो करना चाहिए था, मेडिकल कॉलेज की तरफ आते, आर्म कॉलेज की तरफ जाते, पॉलिटेक्निकल की तरफ जाते, बिजनेस की तरफ इनको माइल करते, फिर टेक्निकल की तरफ माइल करते, जो एक बड़ा तालीम के साथ साथ अगर ये वाला लिया जाता
तो एक हम जिस कसम पुर्सी से गुजार रहे हैं वक्त, या इससे हम बढ़ सकते थे, लेकिन अब भी वक्त नहीं गया। अब भी वक्त है कि हमें ज्यादा से ज्यादा बिजनेस, फिर सॉरी, बिजनेस और इंडस्ट्रीज और टेक्निकल की तरफ आना चाहिए। मैं एक दफ़ा आपका शुक्रिया अदा करते हुए ये कल के लिए बताऊंगा कि कल जो है पंजाब के सूबाई वजीर एजाज अगस्टिन, जो इंसानी हकूक और मिनॉरिटी अफेयर्स के वजीर हैं, वो हमारे साथ होंगे। इसके अलावा लाहौर से हमारे ब्यूरो चीफ होंगे, और अटक से होंगे जो ताज़ा तरीन सूरत हाल और इस कोरोना में जो है वो अगस्टिन साहब का क्या किरदार है, गवर्नमेंट का क्या किरदार है। तो नाज़रीन, हम इजाज़त लेंगे। गालिबन यकीनन आपने आज की गुफ्तगू से जो हमारे मोरख हैं, जो हमें एक मोटिवेट कर रहे हैं कि अपनी तारीख को सामने रखो, आगे बढ़ो, क्या हमारे पास अपनी शनाख्त कैसे है, हम खोए नहीं बल्कि बनाएं। तो मैं डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, महाराज खालिद साहब का बहुत शुक्रिया। टेक केयर, अपना भी ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें। इस मुश्किल वक्त में जो लोग बहुत सा राशन स्टोर कर रहे हैं, अपने पड़ोसी का ख्याल नहीं कर रहे, उसकी हक तलफी कर रहे हैं, उसका भी ख्याल रखें। बजाय इतना राशन स्टोर करने की बजाय, चूँकि हमारा मज़हब जो है हमें रोज़ की रोटी का कहता है, वो ये नहीं कहता कि आप महीनों 2 महीनों के राशन इकट्ठे करें। इस तरह सबका ख्याल करें। और इस तरह मैं एक और हमारा जो ग्रुप है उसका ज़रूर बताऊँगा कि इस वक़्त उन्होंने चूँकि हालात इस तरह हुए, तो उनका काम कुछ स्टॉप हुआ। वो सिलाई स्कूल उन्होंने मुख्तलिफ पसमानदा इलाकों में खोले हैं, और वहाँ मशीनें लेके, ताकि ख़वातीन बजाय लोगों के घरों में काम करें, और वो अब खुद कफ़ील हों, खुद इस काबिल हों। फिर हमारे भट्टी साहब जो पीछे रह के काम करते हैं, वो ये तरीके बताते हैं कि आप किस तरह से जो है अपना कारोबार छोटी सतह पे आप मदद भी करें दूसरों की, और अपना सरमाया भी रखें थोड़ा, उसको 25% आप प्रॉफिट भी मिलेगा, 25% जो आपके स्टोर कीपर्स हैं या जो आगे चलाते हैं, कारोबार करते हैं, उसको भी होता है, और जो गरीब तबका है उसको भी मिलता है। थैंक यू वेरी मच, और खुदाए निगहबान। थैंक शुक्रिया यू। डॉक्टर साहब, थैंक यू। Thank you, sir.